जय हिंद। यूपीपीसीएस, यूपीपीएससी आरओ एआरओ, हाई कोर्ट आरओ एआरओ के लिए और घटना चक्र पूर्वावलोकन से जितने भी क्वेश्चन उससे संबंधित हो सकते हैं और भौतिक मापक और यंत्र से इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हों और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे अन्य छोटे बड़े एग्ज़ाम में आए हुए हैं, एक एक क्वेश्चन हम यहाँ पे देखने वाले हैं। इसलिए आप पूरा प्रश्न को ध्यान से और उसे एक कापी कलम ले करके नोट करते हुए चलिए। आइए बढ़ते हैं और सबसे पहले जिद्दी प्रश्न देखते हैं। तो ये जो जिद्दी प्रश्न है यह है, देखिए, तो पहला प्रश्न है जिसको हमने लेकर आया है, निम्न में से कौन भौतिक राशि है। भौतिक राशि और देखिए, भौतिक राशि जो होती है जिससे हम किसी भी चीज़ को या भौतिक कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसको हम मापने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे भौतिक की मूल राशि, इस मूल राशि की बात किया है। देखिए, भौतिक राशि के बारे में हमने बताया कि किसी भी चीज़ को उसको मापने में जो भी यंत्र लाए जाते हैं उसे भौतिक यंत्र कहे जाते हैं। और जिस आंकड़े में या जिस किसी भी ऐसा मान लेते हैं हम, जिसे मीटर को मान लेते हैं, सेकंड को मान लेते हैं, ऐसे ही जिस राशि में मापते हैं उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। अब भौतिक राशि दो तरह की होती है, एक तो मूल होती है और एक व्युत्पन्न राशि होती है। मूल राशि कुल 7 होते हैं। मूल राशि कुल कितने होते हैं मेरे प्यारे? 7 होते हैं। 7 में से कौन है? देखिए, पहला तो मीटर हो गया, फिर दूसरा सेकंड हो गया, तीसरा के आगे बढ़ें तो किलो मीटर केजी एक हो गया। इसके बाद लीटर को भी नापते हैं, ठीक है, लीटर यह जो है हो गया। फिर इसके बाद एम्पियर हो गया जिसको हम लोग करंट यानी विद्युत धारा को नापते हैं। फिर कैंडला हो गया, कैंडला मतलब कि ज्योति तीव्रता को, इससे हम मापते हैं। और इसके बाद हो गया एक मोल, मोल जिससे हम वस्तु या पदार्थ की मात्रा को नापते हैं। तो ये जितने 7 हैं, 7 ये भौतिक मूल राशि के अंतर्गत आते हैं। और व्युत्पन्न राशि, इनसे मिला के बहुत सी राशियां बनाई जा सकती हैं। अब आपको इसमें से बताना है कि इसमें कौन सा भौतिक राशि बनेगा। तो पहला है बल। बल जो होता है इसकी यूनिट या राशि की बात करते हैं तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसका मीटर पर सेकेंड होता है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए, इसमें केजी भी आ गया, मीटर भी आ गया, सेकेंड आ गया, तीनों मिल के आया है, इसलिए मूल नहीं है। जबकि वेग का होता है मीटर यस इनवर्स होता है। तो यहाँ पे मीटर भी है, सेकेंड भी है। विद्युत धारा देखिए केवल एम्पियर यहाँ पे दे रखा है, इसलिए इसका आंसर यही सही होने वाला है बिल्कुल। और इसके बाद जो दे रखा है कार्य, कार्य का होता है यही जो बल होता है उस वही जो है नहीं, कार्य का अलग होता है। तो यहाँ पे यह हो जाने वाला है यह, ठीक है। और जबकि कार्य के लिए होता है केजी मीटर और सेकेंड स्क्वायर होता है। और यहाँ पे इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यह कार्य का हो जाता है। यहाँ पे यह कार्य का है, यह जो है मीटर पर सेकेंड, यह वेग का, और बल का जो होता है वो केजी मीटर और सेकेंड यह है, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के लिए देख सकते हैं, यह 2020 में आया हुआ प्रश्न है बीपीएससी में। तो
इसलिए हमें यह पढ़ना जरूरी है। अगला है कि वैद्युत चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है। विद्युत के प्रतिरोधकता, देखिए एक होता है प्रतिरोध, दूसरा होता है प्रतिरोधकता। एक होता है प्रतिरोध, दूसरा जो है प्रतिरोधकता होता है। तो अब प्रतिरोध जो होता है, जो आपने पढ़ा है, उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो प्रतिरोध, देखिए ये जो प्रतिरोध है, यह जो है प्रतिरोध, प्रतिरोध को ओम में नापते हैं। किस में नापते हैं? ओम में नापते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्रतिरोधकता होती है उसकी कुछ अलग ही है। प्रतिरोधकता, जो प्रतिरोधकता है वह होता है, उसका मात्रक कुछ और ही होता है। जैसे इसका होता है प्रतिरोधकता का, देखिए R बराबर रो यल अपान ए होता है। तो जो रो होता है यही प्रतिरोधकता होता है, और रो की अगर हम मात्रक निकालते हैं तो R A अपान L आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर निकालेंगे तो यह हो जाएगा ओम और यह हो जाएगा यल, ठीक है, या मीटर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो रो और मीटर इसमें इसका सही आंसर बन के आएगा, लेकिन ये तो दिया नहीं है, इसलिए हमें क्या करना होगा, इसलिए हमें तो करना क्या होगा यह देखेंगे। तो इसमें देखिए ओम दे रखा है तो हम यहाँ पे ओम ही मारते, लेकिन इसका सही आंसर यह होना चाहिए, क्योंकि प्रतिरोधकता दूसरी चीज़ होती है। और एक होती है चालकता। चालकता कितनी है? तो चालकता देखिए ये भी सेम होती है, इसी को ही ऐसे ही लेते हैं इसमें भी। इसमें भी ठीक ऐसे ही चालकता भी होती है। अगर हम चालकता की बात करते हैं तो यह हो जाएगा 1 बटा के यह ओम, तो यह चालकता को दिखाता है। तो इस तरीके से हमने इस प्रश्न को देखा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने का हम यहाँ पे प्रयास करेंगे, ठीक है। और ये जो प्रश्न है अगला, माप की कौन सी इकाई को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होता है, यह हमें यहाँ पे बताने हैं। तो यह होता है, देखिए सेंटीमीटर, ध्यान रखेंगे, यह होता है सेंटीमीटर, यह होता है सेंटीमीटर। आपको यहाँ पे कुछ प्रश्न के कुछ और भी बताने हैं। जैसे हमने पूछा कि प्रकाश वर्ष, यह प्रकाश वर्ष क्या होता है, आपको बताने हैं। प्रकाश यहाँ जो बन के आ रहा है कि प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे, प्रकाश वर्ष किसे कहेंगे। अगला है 1 पारसेक, 1 पारसेक किसे कहेंगे। और 1 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, 1 सेंटीमीटर में कितने इंच यहाँ पे हो जाएगा, ये बताने हैं। 1 फीट में कितने मीटर, ये भी बता सकते हैं। 1 फीट में कितने मीटर यहाँ पे होगा, यह भी बता सकते हैं आप। 1 फीट में कितने मीटर होगा। और इसके बाद एक HP
1 HP में कितने वाट होगा। ठीक है, इसमें कितने वाट होगा ये भी आपको बताना है। तो देखिए, एक प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं कि एक साल में प्रकाश यानी जो सूर्य का प्रकाश होता है जितनी दूरी तय करेगा उसे कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। उसे कहते हैं एक प्रकाश वर्ष। और यह होता है दूरी का मात्रक। यह होता है दूरी का मात्रक। और यह जो प्रकाश की चाल होती है वह 3 गुणे या बोल सकते हो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होती है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड से चलती है। और सोचिए कि एक साल में जितनी दूरी चलेगी उसे एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक पार्सेक में क्या होता है तो 3.26 गुणे एक प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष इसको हम कहेंगे। अब 1 सेंटीमीटर में कितना इंच होता है, तो यही प्रश्न की तरफ जो है यही इसका जवाब है कि 1 सेंटीमीटर में कितना, तो 3.39 इंच होता है। और 1 फीट में कितना मीटर, तो 0.305 1 फीट में इतना मीटर होता है। और 1 हार्स पावर में जो है 746 वाट यहाँ पे आता है। 1 हार्स पावर में 746 वाट। तो इसलिए इसका आंसर जो होने वाला है बिल्कुल सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न के लिए। ये जो प्रश्न है कि 6 फीट लंबा व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कितने व्यक्त हो पाएगी, यह आपको बताने हैं। देखिए, यहाँ पर भी आपको प्रयास करने पड़ेंगे। तो हमने बताया कि 1 फीट में कितना मीटर होता है, तो 0.305 मीटर। यह है मेरे प्यारे साथियों 1 फीट में इतना। तो 6 फीट में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 का गुणा हमें करना होगा इसके लेकर के। तो अब जो बन के आएगा अगर गुणा करते हैं तो 6 5 30 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा। और 3 अंक पर हमें दशमलव देना पड़ेगा। तो 1.83 क्या हो जाएगा, इस व्यक्ति की मीटर ऊंचाई यहाँ पे दिखाई देगी। लेकिन कह रहा है कि नैनोमीटर में हमें बताना है कितना होगा। नैनोमीटर क्या होता है, देखिए 1 मीटर में यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 मीटर में जो होता है 10⁻⁹ नैनोमीटर यहाँ पे होता है। तो अब 10⁻⁹ यहाँ पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 10⁻⁹ का यहाँ पे गुणा करेंगे। 10⁻⁹ का यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो हमें कितना तक ले जाना है, 1.83 यानी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ले जाना है 2 अंक आगे ले जाना पड़ेगा, तब जो है हमें 183 प्राप्त होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 183 हमें मिलेगा। तो 183 प्राप्त करेंगे, 2 जीरो आगे ले आएंगे। जब 2 जीरो आगे ले जाएंगे तो ये जो 10⁻⁹ है ये जो है कम हो क्या हो जाएगा, 10⁻⁷। देखिए ये प्लस में है, आपको दिख रहा है माइनस ना, माइनस भले होता है लेकिन उल्टा करेंगे इसे ना, तो ये हो जाएगा प्लस की तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 10 इसका 2 यह हो जाएगा और गुणे यहाँ पे माइनस हो जाएगा और 10⁻⁹। तो अब सब मिला के देखेंगे यहाँ पे आंसर की तरफ, तो 183 गुणे 10 पर पावर कितना हो जाएगा, 7। और यह आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। और इसे कहेंगे नैनो और मीटर। तो यह बन के आएगा आंसर जो है आपका आंसर सी, बिल्कुल सही आंसर बन के यहाँ पे आता है। आंसर सी इसका सही आंसर है। आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और अगला प्रश्न जो है
यह है कि इसमें कूट दिए गए हैं, मिलाना है। आप मिलाइए और इसके बारे में थोड़ा सा प्रयास करिए। तब तक मैं कुछ और प्रश्नों को आपके साथ साझा करने का प्रयास करता हूँ। जैसे मोल, मोल क्या है? आपको मोल कई बार आगे भी आएगा पढ़ने के लिए, तो इसके साथ ही हम पहले ही थोड़ा जान लेते हैं कि मोल क्या है। मोल के बारे में आप यहाँ पे जानकारी प्राप्त करोगे और इसका जो है इसके बारे में आप जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं कि यह जो प्रश्न है यह क्या है। इसको प्रयास करते हैं प्रश्न के लिए। तो प्रश्न देखिए, इसमें कहा गया कि त्वरण की इकाई क्या है। त्वरण की इकाई क्या है, बल की इकाई क्या है, और कृतकार्य आवेग के लिए जो है इकाई क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले त्वरण, त्वरण जो होता है इसका होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और त्वरण का जो फार्मूला की तरफ बात करें कि फार्मूला क्या होगा त्वरण का, तो अभी होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह त्वरण हो जाता है, यहाँ पे स्क्वायर लिख लेंगे त्वरण। और जब इसको हम इसमें लेके आएंगे, देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है तो बिल्कुल इसका यहाँ से मिला लेंगे। बल बराबर क्या होता है? बल जो है देखिए बल का होता है यफ बराबर एम इंटू ए। यफ बराबर यम इंटू ए। और यम क्या है? तो द्रव्यमान है, और ए हो गया इसका त्वरण हो गया। तो त्वरण में ए क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। जब त्वरण में ए जुड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? त्वरण के साथ जो है न्यूटन। अब इन सबों को मिला करके इसको ये भी लिखते हैं मीटर, देखिए केजी हो गया यहाँ पे पहले, तो केजी मीटर और पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये बल का होता है। और इसी को हम न्यूटन भी यहाँ पे लिखते हैं यहाँ पे। तो न्यूटन बिल्कुल बल का जो है न्यूटन ही होता है, आपको भी पता है। कार्य का जो होता है जूल होता है, ध्यान रखेंगे। और आवेग का न्यूटन और सेकेंड होता है। ये इस तरह से इसका ऑप्शन आएगा। और ऑप्शन की बात करें तो ए का 4 यहाँ पे जो डी है सही आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही हमने बात की थी कि मोल क्या होता है। तो देखिए मोल जो होता है C12, यानी कार्बन को जानते हैं, उसको कहते हैं C12, क्योंकि उसका परमाणु जो भार होता है 12 होता है। तो C12 को लिख चलते हैं। C12 को और कार्बन के 12 ग्राम, कार्बन का 12, कार्बन को जो है 12 ग्राम ले लेंगे। कार्बन को 12 ले लेंगे और दोनों को डिवाइड करेंगे। जितना हमें प्राप्त होगा उसी को कहते हैं 1 मोल। इसको कहेंगे क्या चीज़? तो इसको 1 मोल कहेंगे, ठीक है। लेकिन 2019 में जो मोल निकालने का तो यही तरीका था, लेकिन उसके बाद जो है अवोगाद्रो नियतांक से परिभाषित इसे किया जाता है। इसमें अवोगाद्रो जो है, अवोगाद्रो संख्या, उसको भी यहाँ पे अब शामिल किया जाता है, अवोगाद्रो संख्या को, या इसे नियतांक भी बोलते हैं। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने का अगर प्रयास करें तो यहाँ पे अगला प्रश्न है कि इसमें कौन सी राशि का मात्रक है या नहीं है, बिना मात्रक की राशि है। तो सबसे पहले प्रतिबल, विकृति, बल और दाब। हमने बल का मात्रक बताइए किया, दाब का बताया, प्रतिबल, ठीक है। और देखिए प्रतिबल भी क्या है? बल ही एक ठो है। प्रतिबल और बल एक ही है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया? विकृति। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका जो फार्मूला अगर हम देखते हैं तो विकृति में आता है बढ़ा
बढ़ा हुआ लंबाई। इसे कोई भी रबड़ है, जब उसको हम खींचते हैं तो उसकी लंबाई बढ़ जाती है। तो जितनी लंबाई बढ़ी उसको यहाँ पे लिखना होता है। और फिर रबड़ की, या उसे बोलेंगे रबड़ की मूल लंबाई। रबड़ की जो है मूल लंबाई जो है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। तो जो बन के आता है उसी को विकृति कहते हैं, क्योंकि इतना विकृत हो गया। तो देख सकते हैं यहाँ पे भी लंबाई है, यहाँ पे भी, यानी यम अपान यम जब लिखेंगे तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा मीटर बाई मीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा बिना मात्रक वाली राशि बन जाएगी। ठीक है, अब आगे की तरफ अगले प्रश्न के लिए फिर वही चीज़ है, इसमें भी मिलान कराने हैं। मिलान कराने के लिए देखिए वाट का क्या होना चला, नॉट का, नॉटिकल मील का और कैलोरी का। देखिए कैलोरी जो है, कैलोरी से क्या होता है, हमें ऊष्मा, हमें शरीर में ऊर्जा चाहिए तो हमें कैलोरी लेनी पड़ती है। इसी तरह से ध्यान रखेंगे कैलोरी हमें क्या मिलेगी, ऊष्मा के रूप में मिलेगी। हमें कैलोरी प्राप्त चाहिए शरीर के लिए तो हमें कैलोरी प्राप्त लेनी होती है। और जिसमें हम स्प्राइट लेते हैं या अन्य भी जैसे ग्लूकोज है, इसमें हमें मिल जाता है। वाट, वाट जो है शक्ति होती है ना, वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है। नॉट जो होता है देखिए नॉट जो होता है समुद्री जहाज की गति होती है। नॉट जो है समुद्री जहाज की गति होती है। और नॉटिकल मील की बात करें तो यह होता है नौ संचालन में दूरी का मात्रक है। किसका, दूरी का यह मात्रक है, दूरी का मात्रक है। तो इस तरह से 1 का 4 हो जाएगा और यहाँ पे बी का 3 हो जाएगा, बाकी 3 का जो 2 और डी का 1 यहाँ पे हो जाता है। इसलिए इसका आंसर आप देख सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने है। ठीक है, अब जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। देखिए 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम किसके बराबर होता है, पिकोग्राम। ठीक है, देखिए 1 पिकोग्राम में 10 पावर -12 मीटर होता है। तो 10 पावर माइनस जो मीटर या ग्राम होता है, देखिए 10 पावर -12, पिको मतलब 10 पावर 12 लेते हैं। नैनो में 10 पावर 9 हो गया। फर्मी में 10 पावर -15 होता है। और एटो हो जाता है 10 पावर 18 के लिए। माइक्रो हो जाता है 10 पावर 6 के लिए। ठीक है, और मिली जो होता है 10 पावर -3 के लिए होता है। इसलिए आप इस प्रश्न को समझते चलिए। और आप एक बार ज़रूर अपने लूसेंट से ऐसे जितने भी जो भी भौतिक से संबंधित है उसे आप याद करिए और लगाने का प्रयास करिए क्वेश्चन से। आगे का तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो यहाँ पे है 1 किग्रा पर सेमी जो स्क्वायर है कितने दाब के बराबर होगा, कितने दाब के बराबर होगा। तो देखिए इसमें बार में दिया गया है। तो बार मतलब होता है 1 बार बराबर। ठीक है, 1 बार बराबर होता है 100 किलो पास्कल। 100 किलो पास्कल होता है, या इसे बोल सकते हैं 100 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये भी होता है। अगर इसको हम डाइन में लिखें तो 10 पावर 6 डाइन जो है पर सेमी स्क्वायर। देखिए न्यूटन को डाइन कहते हैं सीजीएस में, और मीटर को सेंटीमीटर कहते हैं सीजीएस में कहते हैं। और यहाँ पे बदल के आ गया है। तो ये रहा। तो 1 किग्रा जो सेमी स्क्वायर है इसमें 1 बार जो हो आता है। 1 बार में 1 किग्रा पर सेमी स्क्वायर दाब के समतुल्य माना जाता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। और ये जो प्रश्न है बताना है कि अदिश राशि, इसमें से कौन सी अदिश राशि है। देखिए अदिश और सदिश 2 राशियाँ होती हैं। अदिश और सदिश
अदिश और सदिश दो राशियां हैं। अदिश में क्या होता है, अदिश में जो होता है कि जो बिना दिशा का हो, देखिए अदिश, दिश मतलब दिशा, और अ से मतलब बिना दिशा का होता है, उसमें दिशा नहीं होता, जबकि इसमें दिशा की भी बात की जाती है। बिना दिशा का यह अर्थहीन लगता है। ठीक है, अब कौन कौन से इसमें अदिश राशि होगा, देखिए जैसे चाल, चाल के लिए कभी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती है, जबकि वेग की अगर बात करेंगे तो वह सदिश राशि होगी, उसमें चाहिए आपको वेग। इसमें त्वरण भी हो जाएगा, ठीक है, त्वरण भी हो जाएगा इसमें जो है, और इसके बाद जो है बल भी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे बल भी किस में हो जाएगा, सदिश राशि में हो जाएगा। लेकिन इसमें समय को प्राप्त करने के लिए हमें कोई दिशा नहीं पता करनी पड़ती है, तो दूरी के लिए भी यही स्थिति है। इसी के साथ साथ दाब के लिए भी दिशा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, दाब जो है बराबर दिशा में, चारों दिशा में लगता है, इसलिए इसका आंसर जो हो सकता है या होगा वो अदिश राशि क्या होगा, यहाँ पे बल होगा अदिश राशि, ये जो बल है ये अदिश राशि है। ठीक है, अदिश राशि है, यहाँ पे जो है अगर चेंज कर ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो अगले प्रश्न के लिए बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न हम यहाँ पे देखते हैं। लंबाई की न्यूनतम इकाई, लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, सबसे छोटी इकाई। तो हमने अभी आपको इस प्रश्न में बताया कि एक माइक्रोन होता है, माइक्रोन के बाद जो है एंगोस्ट्रॉम भी होता है, एंगोस्ट्रॉन के बाद यह नैनोमीटर होता है, फार्मोमीटर भी होता है। तो एंगस्ट्रॉम हो गया, माइक्रोन हो गया। तो माइक्रोन देखिए 10⁻⁶ है, 10⁻⁻⁶ है। नैनो में 10⁻⁻⁶ है। फार्मीमीटर में या फर्मी में 10⁻⁻⁹ है। एंगोस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 होता है। सबसे छोटा इकाई कौन है, तो ये रुकिए, ये 15 होता है। ठीक है, ये जो है 10⁻15 होता है। तो सबसे छोटा कौन हो गया, फर्मी मीटर का 10⁻⁻15 यहाँ से होकर आएगा। ठीक है, अब आप एक बताइए, विद्युत विभव, विद्युत विभव का मात्रक क्या है, विद्युत विभव का मात्रक क्या है। इसके बाद डॉप्सन किसकी इकाई है, डॉप्सन किसकी इकाई है, यह भी आपको यहाँ पे बताने हैं। देखिए विभव, विद्युत विभव का जो मात्रक है उसका नाम है कूलाम, उसका मात्रक है कूलाम। और डॉप्सन की इकाई जो होती है, डॉप्सन किसकी इकाई है, तो यह है ओजोन परत की, ओजोन परत जो समताप मंडल में पाया जाता है और हमारे जीवन के लिए ही बड़ा ही महत्वपूर्ण है। 16 सितंबर को ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, ताकि हम ओजोन डिप्लीशन के बारे में जानते रहें। और इसमें जो डिप्लीशन होता है ये समझिए हमारे लिए कैंसर का कारक बन सकता है। इसमें 3 तरह के निकलती हैं जो रे होता है, इसे मतलब कि इसको पास करने के लिए अगर 2 पास करती हैं तो वह कैंसर का होता है, लेकिन अगर तीसरा भी अगर इससे पास कर जाए इस ओजोन परत से तो वह बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए हमारे एनवायरनमेंट में ओजोन का होना बहुत ही ज़रूरी है। 1986 में यह इससे पता किया गया था ओजोन को। तो ये भी बता दें कि ओजोन जो है इस एक डॉप्सन में कितना ऑक्सीजन होना चाहिए, तो इसमें देखिए 2.69 × 10⁻20 O3 होना चाहिए। इसका जो देखिए ओजोन का O3 कार्बनिक संरचना होती है पर मीटर स्क्वायर, यानी 10⁻20 का जो कोटि है 1 मीटर स्क्वायर में इतने ऑक्सीजन के
या ओजोन के कण होने चाहिए, तब वो हो जाएगा ओजोन का परत। अगले प्रश्न के लिए, क्यूसेक में क्या नापा जाता है? क्यूसेक में क्या नापता है? तो क्यूसेक में हमें मापने के लिए क्या चाहिए? तो देखिए, जल की शुद्धता नहीं, जल का बहाव, जल की गहराई, जल की मात्रा। तो हम यहाँ पे जल का बहाव भी पता करते हैं, कितना क्यूसेक पानी बह रहा है, तो जल की बहाव को हम माप लेते हैं। जल की मात्रा के लिए हम क्या नापते हैं? तो जल की मात्रा के लिए लीटर नापते हैं, कितना लीटर है, या मीटर क्यूब में भी नापते हैं, कितना मीटर क्यूब पानी है। ठीक है। और गहराई के लिए कोई भी गहराई हो, हम वही मीटर में ही इसको मापते हैं। अगले प्रश्न की तरफ अगर बढ़ें तो अब देखिए, एक एक चीज़ हमें अब यंत्र के बारे में यहाँ पे जानकारी प्राप्त करना है। ठीक है। देखिए, सोनार, देखिए लिखा, सोनार का प्रयोग किस में लाया जाता है? तो आंतरिक यात्री इसका यूज करते हैं। डॉक्टर तो आला का प्रयोग करते हैं। आला कहते हैं स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप कहते हैं, स्टेथोस्कोप। ठीक है, आला यूज करते हैं। देखिए, इंजीनियर जो होते हैं अपना ये ज्योमेट्रिक बॉक्स होता है, इनका ज्योमेट्री बॉक्स होता है, उसको यूज करते हैं। जबकि नौचालन में होते हैं, जो जहाज वगैरह ले जाते हैं, वह अपने लिए सोनार का यूज करते हैं, सोनार का यूज करते हैं। सोनार का फुल अगर इसको अंग्रेजी में लिखें तो SONAR होता है, सोनार, यानी साउंड। देखिए, यस से हो गया, यस ओ से साउंड हो गया। फिर नेविगेशन हो गया, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग जो होता है सोनार का फुल फॉर्म होता है। इसमें होता क्या है कि कोई जहाज, मान लीजिए ये जो जहाज है यहाँ पे, इसमें लोग जो है बैठ के अपना आ जा रहे हैं, जा रहे हैं जी कहीं भी। ठीक है, तो अगर नीचे का पता करना है कि ज़मीन से कितनी ऊंचाई पर जहाज है, ठीक है, और आगे ही पता कर लेते हैं कि पानी में कोई आगे ऐसा कोई नहीं ना निकला हुआ है जिस पे लड़ करके इसमें छेद हो जाए ज़मीन में या जहाज में। देखिए, यही समस्या हुई थी टाइटन वाले जहाज में। टाइटन एक ऐसे बड़े आइसबर्ग के साथ टकरा गया था जिसके उसके पेंदी में छेद हो गया था, जिससे उसे पानी वगैरह भरने लगा था। तो वो जो नौ संचालक होते हैं वो अपने साथ सोनार लेके चलते हैं और सोनार से पता कर लेते हैं कि नीचे कितनी दूरी पर पानी है या कितनी दूरी पर ज़मीन है, जिससे उनके टकराने का जो प्रभाव है, टकराने का जो चांस है वो बहुत ही कम हो जाता है। इसलिए वो बहुत ही साफ सफाई से अपना आगे की तरफ निकल लेते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ने का प्रयास करेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ध्वनि की तीव्रता को मापने का कौन सा यंत्र है? ध्वनि की तीव्रता को मापने का यंत्र कौन सा है? तो ध्वनि की तीव्रता को मापने का जो यंत्र है आप बताएंगे, क्रोनोमीटर, एडियोफोन, एनीमोमीटर और ऑडियोफोन। ठीक है, तो देखिए, एनीमोमीटर से हवा की गति नापते हैं, हवा की गति नापते हैं एनीमोमीटर से। ठीक है, आप बताइए। ऑडियोफोन से जो लोग बहरे होते हैं, जिनकी कान की जो दक्षता है कम हो जाती है, बहरे या कान की जिनकी दक्षता कम हो जाती है, उन्हें ऑडियोफोन का एक यंत्र लगाया जाता है कान में, जिससे उन्हें वह चीज़ आसानी से सुनाई देने लगती है। ठीक है, क्रोनोमीटर क्या है? तो क्रोनोमीटर में ताप, आर्द्रता, दाब में परिवर्तन के बावजूद भी समय की शुद्धता से मापन किया जाता है। इसमें समय का मापन होता है, समय का मापन, और किसके परिप्रेक्ष्य में कि इसमें ताप, दाब और आर्द्रता में कोई भी बढ़ोतरी हो जाए, कमी हो जाए, उससे इसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए क्रोनोमीटर से ताप या समय का मापन कर लिया जाता है।
अब ध्वनि की तीव्रता बचता है ऑडियोमीटर से। ऑडियोमीटर से हम ध्वनि की तीव्रता माप लेते हैं। अब इन्हें एक एक करके याद रखते हुए चलेंगे। अब देखिए, एक थर्मामीटर जो है 2000 सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयुक्त है। देखिए, जो भी 1500 से अधिक डिग्री सेंटीग्रेड मापेगा उसे हम पूर्ण विकिरण पायरोमीटर से मापेंगे। देखिए, एक है गैस थर्मामीटर, पारा थर्मामीटर और वाष्प दबाव। देखिए, पारा में जो होता है Hg का प्रयोग किया जाता है और यह जो है आपके जो बुखार नापने में यूज किया जाता है, इसी पारे वाला थर्मामीटर का ही प्रयोग होता है। और वाष्प दबाव भी यही Hg वाला भी इसमें ही होता है, यही वाला। और गैस वाला थोड़ा सा अधिक टेम्परेचर मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह से अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। तो अगला जो प्रश्न है यह है कि पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है? पायरो हीलियोमीटर होता है, ठीक है। इसे नापने के लिए देखिए, सन स्पॉट को, हवा के ताप को, पौधों के ताप को, तो सोलर रेडिएशन को, बिल्कुल सोलर रेडिएशन को हमें नापना होता है तो पायरो हीलियोमीटर का ही प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? इसी का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जो अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्न में से कौन सुमेलित है? कौन जो है सुमेलित है बताना है। तो थर्मो रजिस्टर, संधारित्र, बाइपोलर, जंक्शन ट्रांजिस्टर, जंक्शन डायोड, क्या क्या है? देखिए, थर्मो रजिस्टर क्या है? थर्मो रजिस्टर से क्या नापे में? तो यह थर्मामीटर के लिए होता है। थर्मो रजिस्टर मतलब कि ताप नापने के लिए होता है, तो थर्मामीटर ही ताप नापता है, ठीक है। यह भी जो है ताप नापता है। जो संधारित्र है वह इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, ठीक है। संधारित्र जो है वह इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर है, जबकि अच्छा रुकिए, कौन इसमें सुमेलित है यह बताना है। इसमें सुमेलित वाला बताना है, इससे मतलब नहीं है। देखिए, तो इसमें बताना है कि कौन जो है सुमेलित है, सही सुमेलित है। देखिए, थर्मो रजिस्टर जो है बिल्कुल नहीं होता है यह, और संधारित्र ये तो बिल्कुल नहीं होगा संधारित्र थर्मामीटर। बाइपोलर जो ट्रांजिस्टर होता है यह भी नहीं होगा। जंक्शन डायोड, जंक्शन डायोड के लिए यह भी गलत है। देखिए, ये गलत दोनों है और पहला वाला यहाँ पे सही है। थर्मो जो रजिस्टर है वो इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर होता है। देखिए, यूपी आरओ में जो है आया हुआ है प्रश्न, कितना इम्पोर्टेंट है। देखिए, आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगला जो प्रश्न है यहाँ पे दिया जा चुका है। स्टेथोस्कोप, स्फिग्नोमेनोमीटर, कैरेटोमीटर, लक्स मीटर, इन्हें हम सही सुमेलित करने वाले हैं। तो स्टेथोस्कोप से क्या करते हैं? हम हृदय की धड़कन मापते हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए स्टेथोस्कोप, जिसे हम आला कहते हैं, हिंदी में आला कहते हैं। और देखोगे तो जो भी डॉक्टर होते हैं अपने कान पर इसको टांगे लिए रहते हैं, अपने कांध पर इसे टांगे रहते हैं। स्फिग्नोमेनोमीटर, यह इससे होता है रक्तचाप को मापने के लिए। लक्स मीटर देखिए, प्रकाश की तीव्रता नापते हैं। और कैरोटोमीटर से सोने की शुद्धता। देखिए, कैरेट कोई भी सोने का कोई भी वस्तु है उसे हम कहते हैं कितने कैरेट का है, तो वो 22 कैरेट का होता है, 18 कैरेट का होता है, 24 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का भी होता है। तो सोना जो है 20 कैरेट जो होता है बिल्कुल शुद्ध होता है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो यह 24 कैरेट का जो होता है। और उसमें तांबा वगैरह मिला दिया जाए तो वह जो है फिर 22 कैरेट का हो जाएगा, फिर 20 कैरेट का हो जाएगा, 18 कैरेट का होता है। तो हमें 18 कैरेट
तक और 24 के बीच में ही सोने मिलते हैं। इस प्रकार इसका सही आंसर जो होगा ए का 3 होगा, यानी जो सी ऑप्शन है सही ऑप्शन यहाँ पे बनने वाला है, सी का सही ऑप्शन है। इसलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ तक सब पूरा हो गया, लेकिन हम कुछ और प्रश्न हैं जो कि लेके आए हैं, इसे आपको यहाँ पे बताने हैं। देखिए सोनार में कौन सा सोनार में कौन सी तरंग उपयोग होती है या प्रयोग होती है? तो इसमें पराश्रव्य तरंग जो है वो उपयोग होती है। पराश्रव्य जो है यहाँ पे तरंग है, इसका उपयोग यहाँ पे किया जाता है, पराश्रव्य तरंग। सेक्सटेंट से क्या नापते हैं? क्या है सेक्सटेंट? सेक्सटेंट से क्या नापते हैं? ध्वनि की तीव्रता, ये भी ध्वनि की तीव्रता को किससे नापते हैं? तो यह है आइडियोमीटर है, जिसको हमने यहाँ पे आपके साथ साझा किया था। ठीक है, टेकियोमीटर बताइए। टेकियोमीटर टेकियोमीटर से क्या नापेंगे? मैनोमीटर से। ये रहा मैनोमीटर। मैनोमीटर के बाद ओडोमीटर। ओडोमीटर से क्या नापते हैं? सापेक्ष आर्द्रता। सापेक्ष आर्द्रता किससे नापेंगे? प्रकाश की तीव्रता किससे नापेंगे? इसके साथ साथ अल्टीमीटर, अल्टीमीटर से क्या नापेंगे ये आपको बताना है। देखिए जो सेक्सटेंट है इससे कोणीय दूरी नापते हैं। इससे हम कोणीय दूरी। टेकियोमीटर से जो है हम नापते हैं, एक सर्वेक्षण उपकरण है और क्षैतिज दूरी और दिशा नापते हैं। टेकियोमीटर से क्षैतिज दूरी और जो क्षैतिज जो दिशा होता है उसे नाप लेते हैं। मैनोमीटर से गैसों का दाब, गैसों का दाब नाप लेते हैं मैनोमीटर से। ओडोमीटर से विद्युत चुंबक की आवृत्ति, ओडोमीटर से विद्युत चुंबक की जो चुंबक है उसकी आवृत्ति नाप लेते हैं ओडोमीटर से। सापेक्ष आर्द्रता को हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से इसे नाप लेंगे। उसके बाद जो है अल्टीमीटर से समुद्र से जहाज की ऊंचाई, समुद्र से जहाज की ऊंचाई अगर नापनी रहेगी तो हम यहाँ पे अल्टीमीटर से इसे नापते हैं। देखिए अगला प्रश्न और भी जानकारी है इसमें है। देखिए जो फोनोमीटर है उसे जो है ध्वनि की तीव्रता नापते हैं। फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता, एटिनोमीटर से सौर विकिरण, एनीमोमीटर से वाष्पीकरण, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। देखिए बैरोग्राफ जो होता है वायुमंडलीय दाब नापते हैं, और एक होता है मैनोमीटर, उससे हम गैस का दाब निकालते हैं। बोलोमीटर से
चुंबकीय विकिरण कितना बन रहा है वह निकालेंगे। कैलोरीमीटर से, जो कि कोलोरीमीटर क्या होता है, कोलोरीमीटर रंग की तीव्रता, कोलोरीमीटर से रंग की तीव्रता। क्रायोमीटर से निम्न ताप, जी क्रायो इंजन भी होते हैं, और हमारे देश में इसको बनाने की समस्या थी क्योंकि हमारे पास उसके लिए जो टेक्नोलॉजी थी नहीं थी, तो हमने रूस से मांगने का प्रयास किया, क्योंकि जो भी हमारे रॉकेट इंजन होते हैं वह कम ताप पर नहीं काम कर पाते हैं। तो कम ताप पर काम करने के लिए जो इंजन का उपयोग किया जाता है उसे क्रायो इंजन कहा जाता है, और यह कम ताप नापने के लिए, निम्न ताप पर काम करने के लिए यह होता है। तो रूस तो देना चाहता था, लेकिन बाद में अमेरिका ने इस पर बैन लगा दिया और उसको नहीं मिल पाया। लेकिन भारत ने लगातार प्रयास करते हुए 2014 में जा करके उसे क्रायो इंजन बनाने में सफलता प्राप्त हुई। आगे क्रैस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि नापी जाती है। क्रैस्कोग्राफ से पौधे की वृद्धि नापी जाती है। डिलैटोमीटर से पदार्थों के आयतन में परिवर्तन कितना हुआ है उससे हम डिलैटोमीटर से समझ लेते हैं, जान लेते हैं। एडोस्कोप से आंतरिक अंगों का निरीक्षण, एडोस्कोप से आंतरिक अंगों का हम निरीक्षण करते हैं। ग्रेविमीटर की ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी, तो ग्रेविटी नापने के लिए गुरुत्वीय त्वरण का उपयोग। जायरोस्कोप से कोणीय दूरी, जायरोस्कोप जो बड़े बड़े इंजन होते हैं या एरोप्लेन होते हैं या पानी के जहाज होते हैं, उसमें जायरोस्कोप उसके इंजन पर लगाया जाता है। फोटोमीटर से प्रकाश की तीव्रता, फोटोमीटर से प्रकाश की यहाँ पे तीव्रता हम नाप लेते हैं, प्रकाश की तीव्रता। साथ में सेक्सटेंट हमने बताया किससे, कोणीय दूरी नापते हैं सेक्सटेंट से। तो इस तरह से जितने भी प्रश्न बन सकते हैं हमने इससे संबंधित आपको बताया। इसके बाद भी कोई क्वेरी हो, कोई सुझाव हो तो ज़रूर हमें लिखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।